calculate the work done, or you know how to get internal energy and how to get heat. ठीक है ना? हीट जब डिस्कस कर रहा था तब जनरली मैंने ये डिस्कस किया था कि heat is always directly heat supplied is directly proportional to temperature difference. ठीक है ना? और दैट्स ट्रू. मतलब हीट तभी सप्लाई हो सकता है किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी के ऊपर इफ देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस. ठीक है? बॉडी वन के का टेम्परेचर बॉडी टू के टेम्परेचर से डिफरेंट रहेगा तभी हीट ट्रांसफर होएगा, नो डाउट इन दैट. बट देयर इज वन मोर कैच. It may not always be the case that suppose this is temperature T1 and this is temperature T2. ठीक है? Such that T1 is greater than T2 and the heat is being supplied from body 1 to body 2. ठीक है? Still it may happen that temperature of this body 2 is not changing. ठीक है? It may not change. Are we getting this point? In general ये होता है. See, the fact of the matter is heat कब सप्लाई होगा? जब यहाँ से यहाँ इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तभी हीट सप्लाई होगा. देयर इज नो डाउट इन दैट. ठीक है? दैट इज ऑलवेज द केस एंड दैट इज ऑलवेज गोइंग टू होल्ड. फाइन. व्हाट आई एम सेइंग इज इससे ये जो हीट मान लो क्यू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हुआ, ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होने के बाद इस बॉडी सेकेंड बॉडी का टेम्परेचर हमेशा राइज ही करेगा. दैट इज नॉट नेसेसरी. ठीक है? इट मे हैपन कि इस बॉडी का स्टेट चेंज होने लगे. ठीक है? सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस. If that transformation is taking place, then heat supplied to the body that will definitely be proportional to the temperature difference. But उसका actual calculation और इस वाले रिलेशनशिप से कर पाना अभी के लिए मुश्किल होएगा. मतलब केमिस्ट्री में मुश्किल है, फिजिक्स में वी आर गोइंग टू लर्न हीट ट्रांसफर्स के मेथड, रेडिएटिव ट्रांसफर्स. उससे हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं. बट यहाँ पर मेयरली कि टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, इससे हीट कितना ट्रांसफर हुआ नहीं पता कर सकते हैं. हम प्राइमरली एक किसी बॉडी को एनालाइज करते हैं, जैसे ये बॉडी, और इसमें टेम्परेचर कितना चेंज हुआ इसके बेसिस पर, या फिर कितने पार्टिकल्स का स्टेट चेंज हुआ, यानी कितने किस अमाउंट ऑफ what fraction of this body has changed its state. ठीक है? तो स्टेट चेंज के टाइम पर Q की जो वैल्यू होती है दैट इज गिवन बाय समथिंग लाइक दिस, M into L, where L is latent heat. latent heat. इसको latent heat इसलिए बोलते हैं, this is known as latent heat because I mean it is latent word का मतलब होता है hidden. So this heat is creating no temperature change, therefore it is hidden form of heat. ठीक है? एंड ये इक्वेशन होता है, इससे हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं हीट को. दूसरी चीज मतलब M इंटू एल है. एल यहाँ पर जूल्स पर केजी या पर ग्राम में रहेगा. इसको मोलर टर्म्स में भी हम लिख सकते हैं, लैटेंट हीट, मोलर लैटेंट हीट. ठीक है? मोलर लैटेंट हीट लिखेंगे तो N इंटू एल एम आ जाएगा. Okay. So we can put a point that
though heat can be exchanged only if there is temperature difference between two bodies bodies but not always. Okay. और एक्चुअली इसको डॉट में इसको स्टार मार्क डाल के रख लो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी चेंज जो है, दैट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है, इफ टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग, द इंटरनल एनर्जी विल नॉट चेंज। ठीक है, if temperature is not changing, internal energy will not change. Are we getting this point? Yes, sir. Okay. सर स्क्रीन क्या हुआ? स्क्रीन अभी ठीक है। Okay. Next thing I'm going to discuss is there is something called as enthalpy. ठीक है. So I'll give you the details of enthalpy. Just give me one minute. Thermodynamics के कुछ questions बनाए थे मैंने. Next, this thing was internal energy changes only when
changes in general, ठीक है। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी जनरली चेंज नहीं होता है, ठीक है। बट दिस इज ऑल्सो, आई मीन, this is going to be true most of the times, 99% of the time. There may happen to be some exceptions. अब ऐसा नहीं है exceptions, वो actually problem specific case होएगा. So there is no general rule. There may happen temperature, ये internal energy change, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है बट इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाए, बट ऐसे केसेस बहुत ही लिमिटेड हैं, ऑलमोस्ट निल है, ठीक है। वी विल, आई विल डिस्कस मे बी लाइक 5 क्वेश्चंस रहेंगे तो आई विल डिस्कस, ठीक है। ट्राइंग टू फाइंड वन ऑफ देम। Okay, let me take first this thing. Able to find the document. I'll start with this delta H or enthalpy. That has a very important role as far as chemistry is concerned, ठीक है। फिजिक्स में एंथैल्पी को नहीं पढ़ना है हम लोगों को, बट केमिस्ट्री में एंथैल्पी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विदाउट विच वी कैन नॉट डू मच, ठीक है। और ये एंथैल्पी जो होता है इसकी ओरिजिन जो होती है दैट कम्स फ्रॉम, आई विल एक्सप्लेन। The fourth one is enthalpy. That is H. Change in enthalpy. That is delta H. और सबसे पहली चीज एंथैल्पी की ओरिजिन क्या है। एंथैल्पी बेसिकली हम लोग कोई भी रिएक्शंस वगैरह करते हैं, ठीक है, इट मे हैपन और इट जनरली हैपेंस कि ड्यूरिंग रिएक्शन द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, रिएक्टिंग सिस्टम मे चेंज। रिएक्टिंग सिस्टम का मतलब हुआ, इट्स नॉट लाइक जिस बीकर में रख रहे हैं उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, इसके अंदर जो कंटेंट है ना, जैसे सोडियम कार्बोनेट पे अगर मैंने HCl डाला, ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन होगा, रिएक्शन में हीट वीट प्रोड्यूस होता है, कुछ चीजें होती हैं इसके अंदर में, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होना चालू होता है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर इवॉल्व हो रहा है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है,
मान लो ये कंटेनर क्लोज्ड रहेगा, मान लो ये कंटेनर जब क्लोज्ड है तो ये CO2 को बाहर एस्केप करने का फ्रीडम नहीं रहेगा, ठीक है। सो इन दैट केस जैसे जैसे ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा, इस बीकर के अंदर या इस वेसल के अंदर CO2 का कंटेंट बढ़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ का इंटरनल प्रेशर जो होगा वो बढ़ने लगेगा, ठीक है। अब इंटरनल प्रेशर बढ़ने लगेगा तो अ, जो भी हीट सप्लाई हो रहा है, ठीक है, यानी मे बी रिएक्शन के टाइम पे जो हीट निकल रहा है या रिएक्शन कराने के लिए बाहर से जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, सो वॉट एवर क्यू इज बीइंग एक्सचेंज, उसका एक पोर्शन रिएक्शन को कराने में, यानी इस रिएक्शन को होने में, एंड दूसरा एक फ्रैगमेंट इस प्रेशर के अगेंस्ट जो CO2 निकल रहा है, और CO2 के गैसेस मॉलिक्यूल्स को अगर यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है तो नेक्स्ट CO2 मॉलिक्यूल का बाहर निकलना इन गैसियस फॉर्म दैट विल बिकम अ डिफिकल्ट टास्क। मतलब यहाँ पे प्रेशर जब 1 atm था इनिशियली, और बाद में जब ये शायद 4 atm हो गया हो, तो 4 atm जब हो गया उसके बाद CO2 मॉलिक्यूल्स का फर्दर निकलना दैट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क, और दैट विल हैव टू वी विल हैव टू एक्सपेंड सम एनर्जी। तो यहाँ पर जो एनर्जी सप्लाई हम कर रहे हैं उसमें का एक सिग्निफिकेंट मतलब एक पोर्शन जो होगा दैट विल बी रिक्वायर्ड बाय CO2 टू escape in gaseous form in this high pressure environment. Are we getting this point? Hello. Sir, can you repeat once? हाँ, what I'm just saying is, uh, if I'm conducting a reaction, ठीक है, now initial conditions when the reaction got started, uh, suppose I mean and that reaction is taking place in closed vessel, ठीक है, not insulated one, closed one. That means no mass can come out. Now, under such circumstances, if I am supplying some heat to the system, and suppose उस रिएक्शन के अंदर में जैसे यहाँ पर there is CO2 which is getting evolved, so the मतलब initially the evolution of CO2 is going to happen against a pressure of 1 atm, and therefore the work which is required to push this CO2 molecule into gaseous phase is going to be less. But as soon as the second, third, fourth, 100, 10,000, millionth, billionth, trillionth molecules of CO2 has entered into this system, that entering is going to increase the pressure slowly and steadily. Let us say at some time the pressure becomes 4 atm, ठीक है. Now the work done required in order to transfer that CO2 molecule from the reaction to the gaseous phase, मतलब यहाँ पर निकल करके gaseous phase में जाने के लिए the amount of work which is required to be done will definitely increase, क्योंकि work का definition क्या है, -P external into dV. अगर continuity है तो नहीं है तो मतलब rev है तो ये, और नहीं rev है तो it will become -P external delta V. Am I right? तो अगर प्रेशर हमने इंक्रीज किया and obviously the number of molecules are increasing, work done क्या होगा, there will be the system has to do some work, or system the sorry CO2 is doing some work to come into the gaseous phase. Am I making sense this time? Yes, sir. Okay. Another thing is, see, with increase in volume, with increase in number of molecules in gaseous phase, the pressure can increase
to a great extent. ठीक है. Generally, conducting reactions and observing different parameters of the system used to be quite dangerous at times, especially when gaseous molecules are getting evolved during the reaction. ठीक है. हमारे वेसल की विदस्टैंडिंग कैपेसिटी क्या है हम डिमार्केट करके रखते हैं, बट दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू. ठीक है. मटेरियल के स्ट्रेंथ के हिसाब से हम इसको डिमार्केट करके रखते हैं, बट व्हेन यू विल स्टडी लाइक हायर साइंसेस, जब आप पढ़ोगे तो मटेरियल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है और मटेरियल की एक्चुअल स्ट्रेंथ जो होती है, इन दोनों में देयर आर देयर many a times there are differences. ठीक है. The reason for them is presence of some micro level impurities. Micro impurities नहीं, micro level discontinuities उनको बोलते हैं. They are called as solid state. जब चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग कुछ पढ़ेंगे, कुछ चीजें इसकी पढ़ेंगे. There are certain things called point defect, line defect, surface defect and volume defect. ठीक है. तो बेसिकली लाइन डिफेक्ट एंड सरफेस डिफेक्ट्स जो होते हैं ना, they actually decrease the strength of material by great amount. ठीक है. तो ये वेसल जिस किसी भी मटेरियल का बना होगा उसकी विथ स्टैंडिंग कैपेसिटी यहाँ के लिए कुछ ना कुछ रहेगी, जो भी रहेगी. मान लो अब ऐसा होता है कि गैसेस मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और हमें हमारे कैलिब्रेटेड लेवल से इसका स्ट्रेंथ कम निकला. ठीक है. तो देयर आर ग्रेट चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन और कैलकुलेशन मिस्टेक्स. अच्छा, कैलकुलेशन मिस्टेक्स वाली बात भी मैं समझाता हूँ. सो एक तो यहाँ पर डेंजर फैक्टर काफी ज्यादा रहता है क्लोज सिस्टम में पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करने में. ठीक है. तो अभी तक मैंने 2 पॉइंट डिस्कस किए जिसमें नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी, वर्क डन एंड हीट सप्लाइड, सिर्फ उसके बेसिस पर इसमें का कैलकुलेशन जो होगा दैट वोंट बी दैट इजियर. थर्ड थिंग जो मैं बता रहा हूँ, कांस्टेंट वॉल्यूम पर मेजरमेंट्स करना, सच एज, और चलो चेंज इन वॉल्यूम का तो हम कर सकते हैं. ठीक है, एक्सटर्नली मेजर करके, बट चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन प्रेशर, ये दो मेजरमेंट्स करना इन फिक्स्ड वॉल्यूम apparatus, that's quite difficult. ठीक है. यानी कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर मेजरमेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम के अंदर टेम्परेचर मेजरमेंट एंड प्रेशर मेजरमेंट्स आर गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क. डिफिकल्ट टास्क एज इन, सी, वॉल्यूम नहीं एक्सपैंड करने के लिए हमने इसको टाइटली पैक कर रखा होगा. टेम्परेचर मेजरमेंट या प्रेशर मेजरमेंट के लिए कोई एक डिवाइस आपको इंसर्ट करना पड़ेगा. The moment you insert a device, there will be some leakage. Am I making sense? The leakage might not be that great or it will be small, but there will definitely be some leakage. Is it okay? Yes, sir. Uh, these three things led us to develop something which is more robust and yet easier to handle, easier to practically handle. ठीक है. ये यहाँ पर जो भी चीजें क्यू डब्ल्यू एंड इंटरनल एनर्जी, स्पेशली इंटरनल एनर्जी जो हमने निकाला, दैट इज गुड, बट उसके साथ लिमिटेशन क्या है कि उसका कैलकुलेशन जो होता है ना, मेनी अ टाइम्स दैट इज नॉट सो कन्वीनियंट, इट कैन नॉट बी डन सो कन्वीनियंटली. ठीक है. एंड अगर वो कन्वीनियंटली नहीं हो रहा है तो we decided to have a new parameter which we can
हैंडल कन्वीनियंटली, ठीक है. लेट मी गिव दिस पॉइंट. Change in internal energy is not always convenient to perform. ठीक है. So internal energy handling or handling the parameter internal energy experimentally, theoretically handle करना इसको difficult नहीं है, but experimentally handle करना real scenario में it is problematic primarily due to these two reasons: safety reasons and error reasons. I hope we are able to understand this. ठीक है.
So we Yes, decide. So we decided to have this new parameter, which is uh, which must be safety. I mean, which must be addressing our safety concerns and error concerns. And one such variable which we found is this enthalpy. ठीक है? Enthalpy को हमने मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया है? तो enthalpy is defined as internal energy सेटअप टू मेजर के बाद क्या लिखा है? delta T delta P may lead to leakage of heat energy slash mass from system leading to error in calculation. Enthalpy is equal to internal energy plus pressure into volume. That is H is equal to U plus PV. ये हमारा बेसिक इक्वेशन होता है एंथैल्पी का और एंथैल्पी इज मैथमेटिकली or the mathematical relation which relates internal energy with enthalpy is this. ठीक है? और next thing, it's not number one, it should be number 4. अब अगर चेंज इन एंथैल्पी की मैं बात करता हूँ तो चेंज इन एंथैल्पी is equal to change in internal energy plus change in PV. That is delta H is equal to delta U plus delta PV, that is P delta V plus V delta P. डिफरेंशियल फॉर्म में अगर हम लोग लिखते हैं तो DH is equal to DU plus P dV plus V dP. ठीक है? ये चीज के लिए अगर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हम लोग को चाहिए तो लेट मी से दैट let us say that our system initially has P1 pressure and V1 volume. ठीक है? Later on it happened that this is state 1. State 2 पर इसके पास suppose P1 plus delta P excuse me, P1 plus delta P प्रेशर हो गया और V1 plus delta भी वॉल्यूम हो गया. Is it okay? Now the point is the change in pressure volume, the product of pressure and volume can be written as P1 plus delta P and V1 plus delta V minus P into V, sorry, P1 into V1. If I solve this one, I'm going to get P1 V1 plus delta P V1 plus P1 delta V plus
डेल्टा P इंटू डेल्टा V माइनस P1 V1। ठीक है, ये कैंसिल, rest of the things are going to be there, delta P V1 plus P1 delta V and plus delta P into delta V. Now the point is this term is going to be much small compared to any of these terms. ठीक है, in general for any small step this thing is always going to be much smaller than this two. Delta P and delta V अगर relatively smaller numbers हैं तो this number is always going to be much small compared to this. ठीक है, इसकी वजह से इसको हम लोग कर देते हैं नेग्लेक्ट लिमिट्स की वजह, लिमिट्स निकाल करके, एंड this turns out to be close to or is very small. close to के बदले हम लिख दें is very small, is very small compared to other two terms, hence neglected. ठीक है, and therefore it becomes delta PV is equal to delta P into V1 plus P1 into delta V. यहाँ पर P1 एंड V1 जो है वो इनिशियल प्रेशर है, जनरल प्रेशर अगर मैं P और V अज्यूम करता हूँ तो इट विल बिकम डेल्टा P into V प्लस P into डेल्टा V या फिर V dP प्लस P dV। ठीक है, दिस इज डिफरेंशियल ऑफ PV. Differential of PV is equal to V dP plus P dV. Am I making sense? ये चीजें समझ में आई क्या? हेलो, Yes, sir. Yes, टू अदर्स? Yes, sir. yes, sir. ओके, Yes, sir. सो बेसिकली लास्ट में मैंने जो मतलब पिछले लेक्चर्स वगैरह में मैंने जो बोला था कि आई विल एक्सप्लेन दिस मे बी नेक्स्ट लेटर ऑन, और दिस इज द एक्सप्लेनेशन, दिस इज हाउ इट इज डेराइव्ड। ठीक है, डेल्टा एच के टाइम पर एनीवे एक बार इसको आना होता है, इसके बगैर चीजें बिल्ड ही नहीं होंगी डेल्टा एच में, इसको जनरली डेल्टा एच के साथ ही समझाता हूँ। और क्योंकि बिना डेल्टा एच पढ़ाए हुए क्वेश्चंस वगैरह कराने का भी कुछ पॉइंट नहीं होता है, तो डेल्टा एच अब होने के बाद नाउ विल स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सो डेल्टा एच इज डिफाइंड एज या डी एच इज डिफाइंड एज डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। अब अगर हमारा गैस आइडियल है, ठीक है ना, तो हमारे पास ये रिलेशनशिप होता है PV is equal to nRT, right? That is dPV is equal to differential of nRT, और ये वाली चीज तो यही हो जाएगी, एंड दिस कैन बी रिटन एज, इसको दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, दो तरीके नहीं, इसके दो पार्ट्स। अगर n वैरी कर रहा है, n वेरिएबल है और t भी वेरिएबल है, ठीक है, दोनों अगर वेरिएबल हैं, अगर कोई एक कांस्टेंट हो गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट दोनों अगर वेरिएबल हैं तो द रिलेशनशिप विल बी रिटन समथिंग लाइक दिस, dn into rt प्लस nrt into nr into dt। दोनों वेरिएबल्स को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे, अगर मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं, मोल्स नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है, दैट इज रिएक्शन अगर हो रहा है उसमें नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहा है तो दिस टर्म विल बी जीरो, एंड उस केस में
dPV जो होगा that will be, या डेल्टा PV जो होगा that will be equal to NR delta T. ठीक है, if delta NG is equal to 0. Are we getting this point? अच्छा, डेल्टा NG क्या है? डेल्टा NG का मतलब होता है, we noted this now, इसको नोट कर लो, नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ. और if delta NG is not 0, delta NG is not 0, उस केस में this will become equal to और मतलब if not 0 के, if not 0 है तब तो यही वाला है, ऊपर वाला. ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन इज दिस and this is turning out to be this only for when delta Ng is equal to 0. अब that means अगर डेल्टा एन 0 नहीं है तो हमारा डेल्टा एच जो होगा वो क्या होगा? यहाँ पर आ जाता हूँ, ये दोनों टर्म रहेंगे, या फिर हम ऐसे बोले इन दोनों टर्म को रिप्लेस करते हैं अगर हम, तो इट विल बिकम एन आर डी टी प्लस आर टी डी एन. इज इट ओके? ये एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा अगर इसको इससे रिप्लेस करते हैं तो, और प्रोवाइडेड गैस आइडियल है. लेकिन अगर डेल्टा एन या डी एन जो है दैट बिकम्स इक्वल टू 0, तो उस केस में दिस द टू टर्म्स विल गेट सिंप्लीफाइड इन फॉर्म ऑफ ओनली दिस टर्म. ठीक है, ये कब, सिर्फ ये टर्म कब बनेगा? इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो उस केस में ये वाला टर्म जो होगा दिस विल बिकम 0. कट नहीं करना, दिस विल बिकम 0. It will become 0 when delta Ng is 0. अब डेल्टा Ng मतलब क्या है? G is for gas and डेल्टा N का मतलब चेंज इन मोल्स. सॉलिड एंड लिक्विड के साथ हमको क्यों प्रॉब्लम नहीं है? सॉलिड लिक्विड के मोल्स चेंज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम नहीं है? इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं होता है, राइट? या वॉल्यूम एक्सपेंशन बहुत माइन्यूट रहेगा उनका, तो उनके बनने से हमको कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती है. देयर इज नो वर्क डन विच इज गेटिंग इन्वॉल्व ओवर देयर. ठीक है, बट अगर गैसेस प्रोड्यूस होते हैं तो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स अगर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहे हैं लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में, तो देयर इज एक्स्ट्रा वर्क डन फैक्टर्स विच आर गोइंग टू गेट इंट्रोड्यूस्ड, एंड उसको हमको अकाउंट करना पड़ता है एंथैल्पी चेंज के अंदर. Are we broadly getting this point? See, what I am saying is, let us take this one. ठीक है, ये सिस्टम के अंदर दो मॉलिक्यूल्स HI के हैं और वो दोनों मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट करके एक मॉलिक्यूल ऑफ H2 और एक मॉलिक्यूल ऑफ I2 बनाते हैं. नाउ इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड आर एग्जैक्टली द सेम. ठीक है, यानी रिएक्शन अगर प्रोसीड करेगा, ठीक है, तो अगर हम फिक्स्ड वॉल्यूम में ले रहे हो या फिक्स्ड प्रेशर कंडीशन में ले रहे हो, किसी भी कंडीशन में ले रहे हो, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए प्रेशर ऑफ द सिस्टम विल नॉट चेंज. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट?
Yes, sir. ठीक है. अगर प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज नॉट गोइंग टू चेंज, उस केस में हमारा ये दोनों टर्म जो होगा, बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग टू बी एक्टिव पार्टिसिपेंट. ठीक है. प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है तो फिर VdP जो होगा, that will remain as it is. That will be zero, right? या फिर ये दोनों टर्म का सम जो होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं कर रहे हैं, तो जितना टेम्परेचर चेंज कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम इस पूरे टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं. इस प्रोसेस में इधर आने पे जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसकी वजह से हम डेल्टा PV को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. और फाइन. एंड इस सिनारियो में फिर डेल्टा H को कैलकुलेट करना, आई मीन DH या डेल्टा H को कैलकुलेट करना हमारे लिए रिलेटिवली इजियर क्या, वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दिस टर्म. बट अगर डेल्टा NG जीरो नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस केस N2 plus 3H2 is going to give me 2NH3. इसमें भी सारे गैसेस इन्वॉल्व हैं and delta Ng is not equal to 0. Now if this is not equal to 0, then definitely यहाँ पर जो मैं delta H लूंगा और उसको अगर इसके डेल्टा U के साथ रिलेट करने की कोशिश करूंगा, तो आई हैव टू बी केयरफुल अबाउट टू थिंग्स. पहला NRDT मुझे लेना होगा और दूसरा DNRT भी लेना होगा. ये दोनों टर्म्स मुझे लेने होंगे. I cannot forgo or discount this term. ठीक है. This cannot be neglected in this case. अगर इसके वैल्यू को नेग्लेक्ट किया मैंने तो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस सम एरर इन, जिसका भी पहले वैल्यू कैलकुलेट किया हो मैंने, दूसरे वाले की वैल्यू कैलकुलेट करने में मैं गड़बड़ करूंगा. ठीक है. और डेल्टा Ng क्या होता है? चेंज इन डेल्टा Ng मींस मोल्स ऑफ gaseous products minus moles of gaseous reactant. Next thing is right. Delta H and H are intrinsic properties. Okay. And the second thing is both of them are state functions. The moment we say state function, मतलब initial और final state पर depend करेंगे, बाकी चीजों से इनको मतलब नहीं होगा. ठीक है. अब I'll come and I'll try to differentiate it between Q and how does Q differs from delta H. ठीक है. या for that matter delta U also. Q and delta H and delta U dichotomy. See, डेल्टा H एंड डेल्टा U में तो आप हमेशा डिफरेंशिएट कर सकते हो. डेल्टा U क्या है? और दिस इज गोइंग टू बी NCV dt. ठीक है. और डेल्टा H क्या होता है? NCP dt. ठीक है. इन दोनों में कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती है. प्रॉब्लम जो होती है वो इसमें होती है Q के अंदर. सी, जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई भी हीट सप्लाई कर रहे हैं ना, किसी सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं, वी आर सेइंग दैट वी हैव मेंटेन्ड द वॉल्यूम फिक्स्ड.
ठीक है, तो ये जो हीट सप्लाइड होता है सिस्टम को, दैट becomes equal to or is represented as Q supplied at delta at constant volume condition, and this Q at constant volume condition has been found to be exactly same as delta U of the system. ठीक है, अब पॉइंट ये है कि डेल्टा यू जो होता है, अब डेल्टा यू होने का मतलब क्या हो गया, या क्यू वी जब हमने दिया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो दैट चेंज द सिस्टम फ्रॉम टेम्परेचर 1 टू टेम्परेचर 2। ठीक है, ये मेरा डेल्टा टी हो गया, T1 से T2 पर लेकर के चला गया, दैट इज माय डेल्टा टी। अब पॉइंट ये है कि अगर इस सिस्टम को मैं कांस्टेंट वॉल्यूम ना करके कैसे भी रख दूं, ठीक है, बट उसके अंदर टेम्परेचर चेंज जो है वो मैं ये इंश्योर करूं कि T1 से T2 ही हो रहा है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर स्टेट जो है वो T1 से T2 ही वेरी कर रहा है। ये वेरिएशन की वजह से मेरा डेल्टा यू ऑफ द सिस्टम जो होगा, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी दिस वन ओनली, क्योंकि डेल्टा यू क्या है, स्टेट फंक्शन है, एंड ये दो स्टेट्स, दो टेम्परेचर स्टेट्स के डिफरेंस के बेसिस पर ही कैलकुलेट किया जाता है। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? बट Yes, sir. अगर मैं इसको मतलब वॉल्यूम चेंज होने के लिए ओपन छोड़ता हूं, उस केस में जो टोटल हीट दे रहा हूं मैं सिस्टम को, दैट विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन दिस क्यूवी। इज इट ओके? सो ये ग्रेटर हीट जो मैंने प्रोवाइड किया, उसमें से कुछ हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी जो कि इसके बराबर है उसमें एक्सपेंस हुआ, और बाकी का जो हीट है दैट वाज यूटिलाइज्ड टू मेक द वॉल्यूम लार्जर और स्मॉलर। ठीक है, और टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। आर वी गेटिंग दिस थिंग? However, in both the cases, the change in internal energy remains the same, that is equal to NCV into delta T। ठीक है, तो डेल्टा यू स्टेट चेंज होने की वजह से या स्टेट डिपेंडेंट होने की वजह से, it is always given for any system, it is calculated or it is always going to be equal to NCV delta T, and delta H again because of these two parameters only, it's always going to be equal to NCP delta T. However, Q supplied to the system or Q given to the system or taken away from the system will be equal to these two values if and only if the volume and pressures are respectively constant। यानी जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा यू विल बिकम इक्वल टू क्यू, एंड इफ प्रेशर इज कांस्टेंट यू विल बिकम इक्वल टू डेल्टा एच, क्यू विल बिकम इक्वल टू डेल्टा एच, राइट? फॉर ऑल अदर कंडीशंस क्यू विल बी नाइदर इक्वल टू डेल्टा यू nor equal to delta H. Are you getting this point? If volume is constant, Q will be equal to delta U. If pressure is constant, Q will be equal to delta H. If neither of these two are true, ठीक है, then Q will be not equal to any of them. It will be a very different value. That means Q के दो special values जो है, one is QV and another is QP. Constant pressure पे heat supplied and constant volume पे heat supplied are actually these two parameters, these two state functions, internal energy and H, enthalpy R. Am I making this? I mean, am I making sense? And ये दो कंडीशंस अगर नहीं मेंटेन कर रहे हैं, कोई और तीसरे चौथे पांचवे कंडीशन में हम रख रहे हैं सिस्टम को, तो the Q is going to be integrally or it is going to be inherently different from delta U and delta H, right? ये बात Yes, sir. समझ में आ रही है हम लोगों को?
Yes, sir. टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, तो मैं Yes, sir. इसी पॉइंट पे आज इस लेक्चर को, आई मीन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इस पर मैं क्लोज कर रहा हूँ. नाउ द discussion, the theoretical discussion of almost all the parameters has been done. I'll now be taking up this thing, the problems in next lecture, कल के lecture में, and फिर इसके ऊपर related और जो laws होंगे ना thermochemistry में, that I'll be building up. ठीक है, there are 2-3 laws. Hess law है, Kirchhoff's law है. Hess law का ही स्पेशल इंटरप्रिटेशन Kirchhoff's law है. तो Hess law और Kirchhoff's law हम लोग को दो पढ़ने होते हैं थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर में. पहले तो मतलब थोड़ी सी चीजें डिफाइन करनी होती है, एंड फिर थर्मोकेमिस्ट्री लॉज पढ़ाऊंगा, एंड देन फिर सेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो बट अभी के लिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेंगी विच आई विल बी डूइंग इन नेक्स्ट लेक्चर. फाइन. हाँ, अभी बैठ के मैं अपलोड कर रहा हूँ.